नाज़ुक समातों और रोशन आंखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियां। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। अफसाना रुक जाओ। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। सारी कायनात बस इतनी ही है जितनी मुझे दरवाजे के फ्रेम में से नजर आ रही है, और इस कायनात के तमाम अनासिर राख के जर्रों की तरह उड़ते फिर रहे हैं, जिन्हें मेरी खूर्दबीन नजरों ने देख लिया है। इन जर्रों में हर उज़्व का दिल धड़क रहा है, और कभी कभी वो धड़कन शोर बन जाती है। अगर कायनात बस इतनी ही है तो फिर ये सारा झगड़ा किस बात का है? इसे मिल बांट के क्या खा सकेंगे? लेकिन ये कायनात इतनी तो ना थी। ये सब कुछ तो कल रात हुआ है। कल रात से पहले हर चीज तवील थी, हर चीज अरीस थी, और चलते चलते पांव लहू लुहान हो गए थे। पिंडलियां ईंट गई थीं, और मैं थक हार गया था, और मुझे खड़ा रहने के लिए सहारे की जरूरत थी। और मैंने दीवार का सहारा लिया था और कॉल बेल के बटन पर हाथ रख दिया था। दूर कहीं घंटी बजी थी, और फिर एक थकी सी आवाज सुनाई दी थी, कौन? एक पल के लिए मैंने सोचा था, मैं कौन हूं? मैं क्या जवाब दूं? क्या मेरी आवाज में अभी तक वो लोच बाकी है कि मेरी आवाज मेरी पहचान साबित हो? मैं हूं, मैंने जवाब दिया था, और दरवाजे के करीब आकर कदमों की चाप रुक गई थी। और फिर दरवाजा चिड़चिड़ा कर खुला था, जैसे किसी कदीम किले का दरवाजा खुला हो। और मेरे सामने एक अधेड़ उम्र औरत खड़ी थी, जिसके सामने के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे की शादाबी मांद पड़ चुकी थी, आंखें धुंधला गई थी, कमर जरा सी आगे को झुक गई थी, और झुकी हुई कमर के नीचे का हिस्सा फैल गया था। मैंने उस चेहरे में उन खदोखाल को बटोरने की कोशिश की जो वक्त की तवालत की वजह से उस चेहरे में गुम हो चुके थे, और वही पुरानी दिलावेज मुस्कुराहट धीरे धीरे रींग कर इकट्ठा होने लगी थी, जिसे मैंने 20 या 25 बरस पहले देखकर अपनी आंखें बंद करके महफूज करने की कोशिश की थी। मैंने उसे पहचान लिया था, और उसने मुझे। और फिर दो बाहें मेरी तरफ लपकी, आंसुओं से धुलकर चेहरा निखर गया, और हम एक दूसरे के सामने बैठे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, बस सवाल ही सवाल। बात भी ठीक थी। इन 20-25 वर्षों में जिंदगी ने हमें सवालात से लाद दिया था। हमारे पास कोई जवाब न था। कैसे हो? उसने पूछा था। अच्छा हूं, मैंने जवाब दिया था। इतना अरसा कहां रहे? भटकता रहा। कट। डायरेक्टर की आवाज सेट पर गूंजी। कैमरा रुक गया, लाइट्स ऑफ हो गई, पंखा चलने लगा, और उसकी आवाज सारी स्टेज पर मंडलाने लगी। वेरी परफेक्ट शॉट,
डायरेक्टर ने करीब आते हुए कहा। हॉलीवुड। चीफ असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए फाइल बंद करते हुए नारा लगाया। भाई बुरा न मानिएगा, लगता था जैसे आप सचमुच प्रेमी हो। प्रोड्यूसर ने अपने गले में लटकती हुई सोने की जंजीर को गले में घुमाते हुए कहा। हम पर इन बातों का कोई असर न हुआ था। उसका शौहर अभी दफ्तर से लौटा नहीं था। वो दफ्तर से सीधा घर नहीं आता था, यार दोस्तों के साथ गपबाजी करता था। कभी कभी पीने पिलाने का प्रोग्राम भी बन जाता था और भी देर से आता था। वो अनकरीब ही रिटायर होने वाला था। इस वजह से उसकी मसरूफियात और भी बढ़ गई थी, यानी मिलने मिलाने वालों से मिलकर मुस्तकबिल के प्लान बनाना थे। कोई नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, वो कहता था। कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? उसका दोस्त या मिलने वाला सवाल करता। क्या बिजनेस करूंगा, सारी जिंदगी तो सरकार की खिदमत में गुजर गई, बिजनेस के लिए तजर्बा कहाँ है? वो जवाब देता। ठीक है, मैं राज हंस से बात करता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा खासा जमा रखा है उसने। कारखाने में कई तरह के काम होते हैं, फिर पढ़े लिखे आदमी की तो सब जगह जरूरत रहती है। उसका दोस्त तसल्ली देता और वो शराब के नशे में सारी बातें उसे बताता और फिर अपने मुस्तकबिल की तरफ से मुतमईन होकर पढ़कर सो रहता। सोते में वो खर्राटे मार रहा था और वो करीब बैठी स्वेटर बुन रही थी। उसके खर्राटों की आवाज सुन रही थी। स्वेटर वो किसके लिए बुन रही थी उसे बिल्कुल मालूम न था, क्योंकि स्वेटर तो उसके शौहर के पास और खुद उसके पास ढेर सारे थे और कोई बच्चा तो हुआ ही न था। वो स्वेटर पहने बैठी थी। उसने अब गौर किया था, ये स्वेटर मैंने अपने लिए उन दिनों बुना था जब वो बीमार था। रिटायर होने के बाद इसे एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब मिल गई थी। सारा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता था। स्कूटर पर शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरना पड़ता था। और फिर अब वो उम्र तो ना रह गई थी ये सब झेलने की। वो बीमार पड़ गया। 1 महीना 11 दिन बीमार रहा और मैं बैठी स्वेटर बुनती रही। वही स्वेटर पहने वो मेरे सामने बैठी थी। उसका शौहर वो नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी के चक्कर लगाने लगा और फिर तीसरी नौकरी, और फिर उस पर फालिज का हमला हुआ। कहाँ है? मैंने पूछा। अंदर सो रहा है, उसने जवाब दिया। मेरे और उसके अंदर कुछ सोया हुआ था जिसे बेदार करने की जरूरत थी। मैं छोटा मोटा कैरियर आर्टिस्ट था, वो हीरोइन थी, मुमसिला थी। लेकिन हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी थी। उस जमाने से जब एक अधेड़ उम्र औरत उसके स्टिल्स लिए प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाया करती थी। वो औरत अपने आप को उसकी मां बताती थी। नहीं, वो मेरी मां नहीं है, वो मेरी कोई नहीं है, मुझ पर यकीन करो। दरअसल मेरी मां कौन है मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैंने अपना बाप देखा ही नहीं। उसने मेरे कंधे पर सर रखकर कहा। उसकी आंखें छम छम बरसने लगी थी और उसने फुसफुसा कर कहा, मैं जब तुम्हारे कंधे पर सर रख देती हूं तो लगता है तुम ही मेरे बाप हो। मुझे बड़ा सुख मिलता है। काना फूसियां तो होने ही लगी थी, स्टूडियो में, फिल्मी दफ्तरों में, अखबार नवीसों की मुलाकातों में। लेकिन यह हमारा जाती मामला था। लोगों को क्या पड़ी थी कि हाँ वो रोल तुम्हें दिया जा सकता था। मैं कब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मियां तुम अपनी औकात भूल जाते हो। वो एक हीरोइन है और तुम
खैर जाने दो यार, सच्ची बात तो यह है कि लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता, उसके एक डायरेक्टर दोस्त ने कहा था। और दूसरी सच्ची बात यह है कि तुम उसके करियर की भी ऐसी की तैसी करके रख दोगे। अच्छा ये बताओ, तुम अचानक कहां गायब हो गए थे? तुमने लाइन ही छोड़ दी, वो पूछने लगी। दरअसल मैं जवाब देने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठी करने लगा और फिर बमुश्किल कहा, दरअसल एक जिस्म और दो जहन, दूसरे जिस्म और जहन में मीलों का फासला है। दो जहनों और जिस्मों के दरमियान एक रिश्ते को दूसरे जहन और जिस्म महसूस नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा करियर बर्बाद करना नहीं चाहता था। मैं वहां से चल दिया और फिर इधर उधर भटकने लगा, लेकिन यकीन मानो मैं कहीं भी रहा तुम मेरे अंदर सांसें लेती रही। लेकिन फिर भी क्या करते रहे? बच्चों को सरगम सिखाता रहा, सारे गा मा पा धा नी सा। अंदर के कमरे से किसी के नरखरे के खरखराने की आवाज आई। वो उठी और बोली, शायद उसे किसी चीज की जरूरत है, वो मुझे बुला रहा है। और फिर अंदर चली गई। और फिर अंदर से उसकी आवाज आई, वो एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त, कभी हम इकट्ठे काम करते थे। हाँ, जब मैं फिल्मों में काम करती थी। फिर वो लाइन छोड़कर कहीं चला गया था। शायद उसने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। आज मिलने आया है, कहीं से मेरा पता मिल गया होगा। उसे मिलकर बड़ा अजीब लग रहा है, पिछला वक्त लौट आया है, वैसे ही जैसे तुम्हें मिलकर लगा था। तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। मैं फिल्म लाइन से ऊब चुकी थी और तुम अचानक मिल गए थे और तुमने कहा था कि तुम मुझे शुरू से ही चाहते रहे हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। मेरी जिंदगी खाली खाली सी हो चुकी थी। उसके जाने के बाद कुछ भी ढंग का नहीं लग रहा था। तुम्हारे पास सरकारी नौकरी थी, मैं आजाद थी। मैंने अपने पर काट डाले और तुम्हारे पिंजरे में दाखिल हो गई। वो पिंजरे के बाहर बैठा मेरी तरफ बिटर बिटर देख रहा था। मुझे फिर बड़ा अजीब लग रहा है। क्या कहा? चाय चाहिए? मैं भी बना कर लाती हूं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आज एक ही बर्तन में मुझे तुम दोनों के लिए चाय बनानी होगी। वो किचन में चाय बनाने चली गई। वहां बर्तनों की आवाज आने लगी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई और मैंने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में 25 बरस पहले का मंजर उभरा, जब हम दोनों हाथ में हाथ डाले एक वीरान सड़क पर चले जा रहे थे। थोड़ी दूर पर रेस कोर्स का मैदान था और वहां घोड़ों को तरबियत दी जा रही थी। उनके भागने से उनके पांव की चाप सुनाई देती थी, एक धमक सी उभरती थी। हम टहलते टहलते एक टी स्टॉल तक पहुंच गए और वहां हमने एक ही कप में चाय पी थी। बड़ा मजा आया था। लो चाय पियो। उसने दरअसल मुझे चाय के लिए ही बुलाया था। उसने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए कहा और फिर अंदर चली गई। आओ तुम्हें चाय पिला दूं, अंदर से उसकी आवाज सुनाई दी। और फिर शायद वो उसे अपने हाथों से चाय पिलाने लगी। मैं चुपचाप बैठा अपने सामने पड़े चाय के प्याले को घूंटता रहा। तुमने अभी चाय नहीं पी? उसने आकर पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने तो अभी पी थी और मैं समझा शायद। क्या मतलब? तुम्हें याद है किसी जमाने में हम एक ही प्याले में चाय पिया करते थे? मैंने समझा शायद आज भी तुम। उसने चाय का प्याला उठाया, आहिस्ता से उसे होठों से लगाया। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू चाय के प्याले में टपक गए। फिर उसने वो प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। बस उस प्याले को हाथों में लेकर धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेने लगा और वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। वक्त के इस रेंगने के अमल ने हम दोनों से ही
एक दूसरे को बहुत दूर दूर कर दिया था। मैं चाहता था वक्त रुक जाए, लेकिन मेरे दिल में एक हुक सी उठी। मैंने प्याला मेज पर रख दिया और उसकी तरफ देखने लगा गौर से, बिटर बिटर। क्या देख रहे हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैं तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो हंसी, वही ठिनकती हुई हंसी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं तो यहां हूं तुम्हारे सामने, फिर कहां तलाश कर रहे हो? उसने पूछा। यही तो बात समझ में नहीं आ रही। आज मैं पिंजरे के बाहर हूं, तुम पिंजरे के अंदर हो, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं था। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे और ये समझते थे कि हम एक दूसरे को जानते हैं कि अचानक मुझे एहसास हुआ था कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी खाल के नीचे एक और खाल है और उसके नीचे एक और खाल, और दूर अंदर तुम छुपी बैठी हो। तुम माँ हो या महबूबा, ये मैं जानना चाहता था कि हमें एक दूसरे के करियर का वास्ता देकर अलग कर दिया गया, और फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अपने पर काट कर पिंजरे में प्रवेश कर लिया, और वक्त रेंगने लगा और हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। और फिर इस दूरी की तहों में तुम्हें खोजता रहा और तलाश करता रहा, और अजीब बात यह हुई कि हम एक दूसरे के आमने सामने आ बैठे, एक दूसरे के करीब के एक ही चाय के प्याले से दोनों होंठ लगाकर चाय पी सके, और हमने चाय पी। और फिर मेरे जहन में एक कूंदा सा लपका और मुझ पर आया हुआ कि मुझे अब भी तुम्हारी तलाश है। तुम्हारे बुढ़ापे की खाल के नीचे जवान खाल में लिपटी हुई औरत को मैं छूकर देखना चाहता हूं, उसे महसूस करना चाहता हूं, उसे पाना चाहता हूं, ताकि मेरी तलाश खत्म हो, क्योंकि तुम्हारे वजूद में मेरा वजूद छुपा हुआ है और मैं अपने वजूद तक पहुंचना चाहता हूं। अंदर से किसी के नरखरे के खरखराने की आवाज आई। वो उठी और उसने जाने से पहले मुझसे कहा, तुम मेरे शौहर हो, लेकिन मैं पिंजरे में बंद हूं, एक ऐसे आदमी के पिंजरे में जो फालिज ज़दा है, अपाहिज है। वो भी मेरा शौहर होने का दावा करता है, लेकिन अपाहिज है। अपाहिज तुम भी हो, न वो मुझे छू सकता है और ना तुम, और मुझे एक ही बर्तन में दोनों के लिए चाय बनाना है, उसे अपने हाथों से चाय पिलाना है और तुम्हारे प्याले में ठीक उसी जगह अपने होंठ जमा कर घूंट भरना है जहां तुमने होंठ रखे हो। मैं जा रही हूं, वो मुझे बुला रहा है, उसे मेरी जरूरत है। तुम वो हो या वो तुम है, इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे मिलकर ही इस बात का फैसला कर सकता हूं। मैं कहते हुए उठा और अंदर की तरफ बढ़ा। रुक जाओ, वो गोया चीखी, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम उससे मिल नहीं सकते, ये एक औरत की हुदूद है जिन्हें पार करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी बात पर औरत जिंदा है, वरना अब तक कभी की खाक के जर्रों की तरह फजा में बिखर कर उड़ने लगती। मैं वहां खड़े का खड़ा रह गया। मुझे लगा गोया सारी कायनात धीरे धीरे सिकुड़ने लगी है और कायनात के सारे अनासिर खाक के जर्रों की तरह फजा में बिखरने लगे हैं। हाँ, एक फर्क जरूर है, कल रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन इस वक्त हर अंसर का दिल धड़क रहा है।